वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात आज करेंगे हम न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के बारे में। तो रशिया ने जो है अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है बेलारूस में जो है तैनात कर दिए हैं। तो इसके जो है क्या मायने हो सकते हैं, हम इस पूरी स्ट्रेटजी का एनालिसिस करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं और ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से किस प्रकार अलग होते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि अमेरिका ने जो है 1945 में जापान के ऊपर जो है 2 परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा में एक नागासाकी में। तो जो परमाणु बम गिराए गए थे वो थे 15 किलो टन और 21 किलो टन की यील्ड के। तो जो 15 किलो टन का बम था उसने लाखों लोगों को मार दिया। लाखों लोगों की जान जो है 15 किलो टन के इस छोटे से परमाणु बम ने ले ली थी। अब आज के समय में कई देशों के पास जो है 50 मेगा टन तक के जो है बॉम्ब हैं। तो सबसे बड़ा पावरफुल बॉम्ब रशिया ने बनाया हुआ है 50 मेगा टन का जार बॉम्बा। अमेरिका के पास भी जो है 30 मेगा टन तक के जो है बॉम्ब तैयार हैं इस समय। तो आप सोचिए कि 15 किलो टन का जब लाखों लोगों को मार सकता है, 2 लाख लोगों को मार सकता है, तो फिर 50 मेगा टन, 10 मेगा टन, 20 मेगा टन के कितने लोगों को मार सकते हैं, कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो ये जो परमाणु हमला जापान के ऊपर किया था अमेरिका ने, इसके बाद अमेरिका को भी खुद समझ में आ गया था कि ये यूज़ करना ही अपने आप में गलती है, क्योंकि जो है इतने लाखों निर्दोष लोगों को मारना जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि इतनी ज़्यादा हैवी कैपेसिटी के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े आपने बना तो लिए पर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने कर ली, गलती हो गई, लेकिन कोई दूसरा उसको दोहराना नहीं चाहेगा। तो क्या हुआ, इसी के बाद जो है इस कॉन्सेप्ट को जन्म मिला कि बहुत छोटी कैपेसिटी के न्यूक्लियर वेपन बनाए जाएं जिनका यूज़ करने में इतनी तबाही ना हो और थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा हो। तो क्या होता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो कि कम यील्ड के होते हैं। कुछ जो है यूजुअली 1 किलो टन की यील्ड से भी कम के होते हैं, मतलब इतनी कम एनर्जी रिलीज़ करने वाले होते हैं। और ये इसलिए डिज़ाइन किए गए ताकि जो है युद्ध को लिमिटेड रखा जा सके बैटल फील्ड तक। यानी कि युद्ध चल रहा है तो सेना पर ही हमला हो, सेना को ही डैमेज हो, ऐसा ना हो कि आम लोग जो है बहुत भारी मात्रा में मारे जाए। तो इसीलिए जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो बने। इनका यूज़ जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में और आर्टिलरीज में भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है पाकिस्तान ने बना रखे हैं। नासर जैसी छोटी मिसाइल्स भी बनाई हैं जिसकी 60-70 किलोमीटर रेंज है, उनमें यूज़ करने लायक। तो वर्ल्ड के सबसे लोएस्ट कैपेसिटी के जो बॉम्ब बनाए हुए हैं वो पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा यूजेबल हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, ये ज़्यादा क्रेडिबल भी हो जाते हैं और थोड़े ज़्यादा बेहतर डेटरेंट ऑप्शन जो है बन जाते हैं, क्योंकि बड़े का यूज़ नहीं किया जाएगा प्रैक्टिकली। ये बात एक कॉमन सेंस से ही सबको पता है। छोटे का यूज़ करना फिर भी आसान होगा। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें एक कन्वेंशनल बॉम्ब की और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की भी, तो ये कन्वेंशनल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। अब जैसे बात करें, अमेरिका के पास जो है एक मॉब करके बॉम्ब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। ये एक कन्वेंशनल बॉम्ब है, इसमें न्यूक्लियर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल जो है अफ़गानिस्तान पर हुआ भी था। तो इसकी जो यील्ड है वो 0.011 है। और अगर हम इसको कंपेयर कर लें एक छोटे से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से भी, तो भी जो है कम से कम जो है 10 गुना ज़्यादा जो है घातक जो है छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये एक्चुअल में क्या सोच के बनाए गए, वो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ लिया, पर किस लिए। तो यूएस ने बनाया ये किसको बनाया, रशिया को रोकने के लिए कोल्ड वार में। तो यहाँ पर रशिया के साइज़ को अगर देखें तो बहुत बड़ा साइज़ है रशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा देश है आकार के मामले में, लेकिन आबादी कम है। तो रशिया में जो है आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे एरियाज़ बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं जहाँ पे घनी आबादी नहीं होगी।
तो अगर आपको उनकी मिलिट्री पर ही फोकस्ड न्यूक्लियर अटैक करना है तो वो किया जा सकता है बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो ये सोचकर जो है यूएस ने जो है ये न्यूक्लियर वेपन बनाए और कोल्ड वॉर के दौरान इसका काफ़ी इस्तेमाल भी किया। इस्तेमाल का मतलब उसको दागा तो नहीं, पर इसको डिप्लॉय किया। तो इसने जो है काफ़ी हद तक जो है रशिया को डिटर करने में मदद भी मिली। पाकिस्तान ने भी जो है ये बना रखे हैं इंडिया को काउंटर करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए। तो भारत ने जो है कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी बना रखी है कि अगर कभी पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हमें उसको अगर जवाब देना है तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के थ्रू जो है हम देंगे। कोल्ड स्टार के बारे में जो है एक वीडियो जो है मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब इसको जो है पाकिस्तान ने काउंटर किया कि पोर कोल्ड वाटर ऑन कोल्ड स्टार्ट, मतलब हम इंडिया के, भारत के कोल्ड स्टार्ट पर जो है ठंडा पानी डाल देंगे। कैसे डाल देंगे? टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से। तो इस छोटे छोटे वेपन्स के थ्रू जो है वो पाकिस्तान जो है ये धमकाता है कि अगर आपने कुछ भी किया तो हम जो है कम से कम छोटे न्यूक्लियर वेपन का तो इस्तेमाल कर ही लेंगे, अगर आपने कोल्ड स्टार्ट जैसी चीज़ की भी तो ये जो है पाकिस्तान के लिए कुछ हद तक जो है काम भी किया हुआ है मोदी की गवर्नमेंट के पहले तक। तो मोदी की जब गवर्नमेंट नहीं थी तब तक जो है देश में आए दिन हमले होते रहते थे, पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे और हम जो है उसका जवाब नहीं देते थे, क्योंकि तुरंत जो है पाकिस्तान की तरफ से इन टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की धमकी आ जाती थी कि हम जो है ये हमला कर देंगे अगर भारत ने कुछ भी जवाब दिया। पर मोदी ने जो है 2 स्ट्राइक करके जो है उस चीज़ को जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो कुछ टॉप बेनिफिट की बात करें टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, तो एक तो जो है ये थोड़े से ज़्यादा क्रेडिबल हो जाते हैं स्ट्रेटेजिक के मुकाबले। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि हम टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिवेट कर देगा। सारे दुनिया भर के देश जो हैं सुलह करवाने में लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी और इसके थ्रू जो है आप डी एस्केलेशन प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि दुनिया जो है आप पे दबाव डालेगी कि युद्ध रोक दो, लड़ाई रोक दो। तो ये चीज़ जो है हो सकती है। तो शायद इसीलिए जो है रशिया भी इसी स्टेप को ले रहा है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, स्पेशली अमेरिका जो लगा हुआ है यूक्रेन को सपोर्ट करने में, वो रुके। तो ये जो है एक चीज़ हो सकती है। अब एक ड्रॉबैक भी है, एक लिमिटेशन भी है कि आप तो सोचते हो कि हम एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठे हैं तो दुश्मन भी जो है हमें छोटा ही जवाब देगा, ऐसा नहीं है। तो दुश्मन जो है कई बार आपको बड़ा जवाब भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है आपके टेक्टिकल के जवाब में वो टेक्टिकल ही यूज़ करे, वो स्ट्रेटेजिक बड़ा न्यूक्लियर वेपन भी ड्रॉप कर सकता है। तो ऐसा अगर हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी और ऐसा ही कुछ हो सकता है इंडिया के केस में, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है मासिव रिटालिएशन वाली, वो इसी चीज़ को कहती है। तो जब पाकिस्तान टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, उनकी धमकी दे रहा था, तो जो है क्या हुआ था, तो जो मोदी के समय जो है अजीत डोभाल आया और उन्होंने क्लियर करी भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी ऐसी है कि भारत पर चाहे टेक्टिकल का यूज़ हो या स्ट्रेटेजिक का यूज़ हो, चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, तो भी जो है हम उसका जवाब मासिव रिटालिएशन के साथ ही करेंगे। मासिव रिटालिएशन, अब मासिव रिटालिएशन का मतलब ये है कि हम उस पूरे देश को ख़त्म करेंगे, तबाह करेंगे। हम भूल जाएंगे इंसानियत को, हर चीज़ को, हम उस पूरे देश को तबाह करेंगे। तो ये जो है भारत की का एक क्लियर स्टैंड है। तो ये जो है क्या करता है, भारत को एक एक्स्ट्रा डेटरेंस दे देता है कि पाकिस्तान को ये समझा रहा है कि हमारे लिए टेक्टिकल और न्यूक्लियर में कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर, तो आपने अगर कोई सा भी इस्तेमाल किया हो, चाहे लो यील्ड का चाहे हाई यील्ड का, भारत का जवाब एक ही होगा, मासिव रिटालिएशन। तो अब अगर हम देखें थोड़ा सा, एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि इसको यूज़ करना भी आसान नहीं है, जैसा लग रहा है वैसा होता नहीं है। तो पहला रिस्क तो यही है कि आपका दुश्मन जो है लिमिटेड नहीं रहेगा टेक्टिकल रिस्पॉन्स के साथ। तो जैसा भारत क्लियर करता है कि हम टेक्टिकल का जवाब टेक्टिकल नहीं देंगे, हम मासिव ही देंगे। तो ये चीज़ जो है, आप अगर आपका दुश्मन ऐसी बात करता है तो आप टेक्टिकल भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान जो है कभी यूज़ नहीं किया। तो और दूसरी समस्या ये है कि आपको अगर इफेक्टिव टेक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में बम बनाने पड़ेंगे उस प्रकार के। तो आप देखिए भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने ज़्यादा बम जो है इसीलिए बना रखे हैं।
अब ज़्यादा आप बनाओगे तो आपको कमांड एंड कंट्रोल भी चाहिए, बैटलफील्ड मैनेजमेंट पे भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस सब के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, फिसल मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, इन सब की सुरक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो क्या होता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का कॉस्ट जो है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए जो है यूज़ करना इजी नहीं होता। और पाकिस्तान ने जो ढेरों टैक्टिकल बना रखे हैं वो एक बड़ा रीज़न है कि क्यों आज पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी के हाल पे है, क्यों जो है वो दिवालिया हो रहा है। इतने सारे बना रखे हैं तो उस पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, इसीलिए जो है पाकिस्तान की हालत जो है आज ख़राब है। तो यही रीज़न है कि अमेरिका ने बनाया पर यूज़ नहीं किया, पाकिस्तान ने बनाया कभी यूज़ नहीं किया, भारत ने जबकि 2 बार जो है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर ली। तो यही एक कारण है कि लगता है कि इजी है, छोटा है, कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करना आसान नहीं है। अब एक और बात आ जाती है न्यूक्लियर डेटरेंस की। तो अल्टीमेट यूज़ जो होता है न्यूक्लियर बम का वो ये होता है कि हम पर कोई हमला ना करे, यही उसका काम है। तो अमेरिका की भी पहले पॉलिसी थी मासिव रिटेलिएशन की, भारत की तरह, जो उसने बदल दी बाद में 10 साल बाद, बदल के उसको बदल दिया फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स से। तो अमेरिका की आज की डेट की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स की। और भारत की बात करें तो भारत की है मासिव रिटेलिएशन, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, नो फर्स्ट यूज़। पहला इस्तेमाल हम करेंगे नहीं और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारा रिटेलिएशन मासिव होगा। अब इसमें एक चीज़ देख गौर करने वाली है कि क्योंकि आपका फर्स्ट यूज़ नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स का, तो आपका यूज़ तभी होगा जब आप पर हमला हो चुका होगा, यानी आप जब डैमेज सफ़र कर चुके होंगे, आपके ऊपर हमला हो गया होगा, अच्छा डैमेज हो गया होगा, उसके बाद ही आप रिटेलिएट करोगे। तो दुश्मन आप पर ये छोटा हमला भी ना करे उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपनी पॉलिसी क्लियर कर दो। तो भारत सीधे सीधे क्लियर कर देता है कि हमारा जो होगा वो एक्सट्रीम न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, एक्सट्रीम लेवल का। हम छोटा मोटा नहीं करेंगे, हम पूरा देश तबाह करेंगे, दुनिया के नक्शे से गायब करेंगे। तो यही चीज़ जो है भारत को एक डेटरेंस देती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, कि हमारा यूज़ जो है वो छोटा होगा ही नहीं, जब भी होगा बहुत बड़ा होगा, इसलिए कोई भी हम पर ये करने का रिस्क ना ले। अब यूएस की बात करें तो यूएस की को डेटरेंस कैसे मिलता है, उसकी फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी है, उसका ऐसा नहीं कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो पहले भी कर सकता है। तो यही एक रीज़न है कि कोई दुनिया का दूसरा देश जो है उसके साथ जो है वो न्यूक्लियर पंगे के लेवल तक जो है वो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट यूज़ भी यूएस कर सकता है। तो एक अच्छा खासा डेटरेंस जो है आपको मिलता है जब आप अपनी पॉलिसी किस तरह से आप यूज़ करोगे वो दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दो। अगर वो नहीं है, कंफ्यूजिंग है, तो फिर आपके न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब नहीं होता। दुनिया को पता होना चाहिए कि कब और किस स्थिति में आप इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसमें जो है भारत के एंगल से बात करें कि हमने बना ली है एक मासिव रिटेलिएशन की पॉलिसी, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट यूज़ नहीं है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि फर्स्ट हमला हम पर हो ही ना पाए। तो हमको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और मासिव रिटेलिएशन कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसमें जो है हम काम कर रहे हैं, हम अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहे हैं। हमको और ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स की ज़रूरत है, जो अभी एक ही है, कम से कम 4-5 होनी चाहिए, भविष्य में ये होंगी आने वाले कुछ दशकों में, पर काम कर रहे हैं। तो ये जो है भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है और इससे आप समझ गए होंगे कि बाकी देशों की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, क्यों है, किस लिए है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है रशिया डिप्लॉय तो कर रहा है, लेकिन यूज़ करेगा या नहीं करेगा ये आप इस वीडियो को देख के खुद ही समझ जाएंगे। वीडियो पर जो है अपने कमेंट जो है रखिएगा। फिर मिलते हैं हम। जय हिंद।